Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 5, Traders to Rulers. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. The chapter is so long, that is why I have made 3 parts. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with ब्रिटिश एक्सपांशन अंडर लॉर्ड वेल्सले. लॉर्ड वेल्सले इंडिया के गवर्नर रहे कब से कब तक? 1798 से 1805 तक इन्होंने इंडिया को गवर्न किया. इंडिया के गवर्नर जनरल रहे, ठीक है. और इन्होंने भी ब्रिटिश एम्पायर को एक्सटेंड किया दो तरीक़ों से. पहला तरीका था सब्सिडियरी अलायंस और दूसरा था आउटरीच वॉर्स, ठीक है. तो पहले हम लोग देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था. अगर कोई भी किंग ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसे उसकी खुद की आर्मी को बैन करना पड़ेगा और ब्रिटिश ट्रूप्स को परमानेंटली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है. एट हिज कॉस्ट, अपनी कॉस्ट पे ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करो. और अगर आप ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन नहीं करना चाहते तो अपनी कुछ टेरिटरी किसको दे दो? ब्रिटिशर्स को दे दो, ओके. फिर से सुनो, ही हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स परमानेंटली एट हिज कॉस्ट और सीज सम टेरिटरी इन ल्यू ऑफ इट. अगर आप ब्रिटिश ट्रूप को मैनेज नहीं करना चाहते तो कुछ टेरिटरी अपनी दे दो ब्रिटिशर्स को. अगर रूलर पेमेंट प्रॉपर नहीं कर पाया तो बेटा उसकी टेरिटरी का कुछ पार्ट परमानेंटली इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी कौन रख लेंगे? ब्रिटिशर्स. पर अब ये क्यों किया होगा? जब इतनी सारी कंडीशंस थी तो क्यों कोई भी किंग ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस बना रहा था? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उसे प्रॉमिस कर रहे थे कि कोई भी इंडियन किंग अगर आपके ऊपर अटैक करेगा, जो भी सब्सिडियरी अलायंस बनाने वाली टेरिटरी है, अगर कोई भी इंडियन किंग जिससे भी सब्सिडियरी अलायंस अभी वो बना रहे होंगे, भले वो अवध के साथ बना रहे होंगे या किसी और टेरिटरी के साथ बना रहे होंगे, तो वो अवध को जैसे प्रॉमिस कर देंगे अगर कोई भी इंडियन किंग आपके ऊपर अटैक करेगा तो हम ब्रिटिश आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे. आप अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करो, आप ब्रिटिश ट्रूप मेंटेन करो और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी हमारे ब्रिटिश ट्रूप आपको हेल्प कर देंगे. तो वो जो किंग होता है वो सोचता है, ओ वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, ब्रिटिशर्स के ऊपर तो कोई अटैक भी नहीं करेगा, इस तरीके से मेरी टेरिटरी सेव हो जाएगी. ये गलत फहमी थी उन रूलर्स की जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया. चलो, जो रूलर था उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर एज अ रेजिडेंट उसके कोर्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है. रूलर हैड टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेसिडेंट. ही वॉज टू बी स्टेशनड एट द रूलर कोर्ट. और वो कहाँ रहेगा? रूलर की कोर्ट में रहेगा. वो उस टेरिटरी के पॉलिटिकल, उस किंग के पॉलिटिकल कमर्शियल एजेंट की तरह काम करेगा. ही वॉज अ पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट. इसका जॉब रहेगा, हिज जॉब वॉज टू फर्दर द ब्रिटिश इंटरेस्ट. अच्छा, एक और कंडीशन थी कि अगर तुम लोगों ने ब्रिटिश अलायंस साइन कर लिया तो उस टाइम देखो इंडिया में फ्रेंच भी थे, डच भी थे, डच तो नहीं थे, पोर्तुगीज भी थे. तो फ्रेंच और डच के साथ आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा. अ रूलर हैड टू एक्सपेल ऑल अदर फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरी. उसकी टेरिटरी में अगर कोई फ्रेंच फैक्ट्री होगी या कोई पोर्चुगल फैक्ट्री होगी तो उसे उसको भी एक्सपेल करना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ वो किसको रखेगा टेरिटरी में? ब्रिटिश. आफ्टर साइनिंग व्हाट सब्सिडियरी अलायंस. A ruler had to consult the British before negotiating with other Indian state. और अगर रूलर को किसी और दूसरे इंडियन स्टेट के साथ नेगोशिएट करना है तो भी उसको ब्रिटिश को कंसल्ट करना पड़ेगा. अब सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस साइन करने वाला कौन सा एरिया था? वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद. ठीक हुई बात. एरिया था हैदराबाद, साइन करने वाले थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद. निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहले थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया. कब? 1798 में, ठीक है. हैदराबाद आ गया ब्रिटिशर्स के पास. 1801 में जो लॉर्ड वेल्सले थे उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके, फोर्स करके नवाब ऑफ अवध से भी सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करा लिया. दो बड़े बड़े एरियाज़, पहला हैदराबाद 1798 में सब्सिडियरी अलायंस में चला गया. फिर 1801 में, 4 में नहीं 1801 में नवाब ऑफ अवध को ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोर्स मतलब फोर्सफुली साइन कराया गया सब्सिडियरी अलायंस. उसके बाद पेशवा बाजीराव टू ने साइन किया सब्सिडियरी अलायंस को एट द ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802.
बहुत सारे राजपूत चीफ ने भी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया और साइन कर दिया ट्रीटीज़ पे। तो इस तरीके से ग्रेजुअली वन बाय वन एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस। Now, impact of subsidiary alliance. So, dear students, the entire framework of subsidiary alliance, terms and condition made by Richard Wellesley in such a way that they can snatch the independence of Indian rulers. Basically, after signing subsidiary alliance proposal or the treaty, they lost their independence. Gradually, they completely dependent on the Britishers, to whom they have to contact, whom they are not. ठीक है, किससे कांटेक्ट बनाना है, किससे नहीं बनाना है, ये सब डिसाइड करने वाले बन गए ब्रिटिशर्स। ग्रेजुअली उनकी इंडिपेंडेंस हो गई ख़त्म, इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले नहीं पा रहे थे और ब्रिटिश आर्मी को भी इन्हीं को ही मेंटेन करना पड़ रहा था। और ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने में इनका फाइनेंशियल जो ट्रेजरी थी वो खाली होती जा रही थी, जो फाइनेंसेस थे वो ड्रेन होते जा रहे थे। अल्टीमेटली ये लॉस के कंडीशन में आ रहे थे। इस मैटर को और बुरा बनाने के लिए द रेसिडेंट डिमांड्स ऑल्सो हैज़ टू बी फुलफिल्ड। जो रेसिडेंट हो जिसको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर स्टेशन किया है कि जो रूलर के कोर्ट में रहो, उसकी डिमांड को भी आपको पूरा करना पड़ता। मतलब फाइनेंशियली आप ड्रेन हुए जा रहे हो अगर आपने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है तो। और ये जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क था ब्रिटिश के लिए बहुत एडवांटेजेस हुआ, क्योंकि अब उनके ट्रूप्स को वो फ्री में मेंटेन कर पा रहे थे। ठीक कोई बात, उन्हें कोई भी एक सिंगल रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा था ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए। जो मिलिट्री थी और जो फॉरेन अफेयर्स थे अलायंस पार्टनर के, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे। उस राजा की तो इंडिपेंडेंस हो चुकी थी पूरी तरह से ख़त्म। अब तो डायरेक्ट कंट्रोल चलता था किसका, ब्रिटिशर्स का। इंटरनल मैटर्स में भी अपनी पावर ये लोग प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। ठीक है बात, उसमें भी अपनी नाक घुसाते थे रेसिडेंट्स। ओके, तो इवन दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इंटरनल मैटर भी इनके हाथ में नहीं थे, एक्सटर्नल भी नहीं थे। फाइनली जो टेरिटरीज थी इंडियन रूलर की कुड बी एनेक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और क्योंकि आप देखो, वो जो राजा है जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, उसके पास खुद की आर्मी नहीं है बेटा। वो किसकी आर्मी मेंटेन कर रहा है, ब्रिटिश की। जब इसके पास आर्मी नहीं है तो ब्रिटिश का जिस दिन मूड खराब होता वो उस टेरिटरी को एनेक्स कर लेते, लड़ना भी नहीं पड़ता क्योंकि इस राजा के पास तो आर्मी भी नहीं है। चलो, इससे डेवलपमेंट हुआ नए पावर ब्लॉक्स का इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन गए इंडिया के। इसीलिए कहते हैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। सब्सिडरी अलायंस बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा था शॉर्ट रन में, पर लॉन्ग रन में तो भगवान राम राम राम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में पूछा है कि विच मुगल एम्परर गेव ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट राइट टू द कंपनी। तो ये थे फर्रुख शेयर। ठीक है, फर्रुख शेयर। फिर नेम द नवाब हु लेट डाउन सर्टेन कंडीशन टू चेक द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। तो ये थे अली वर्दी खान। कौन थे बेटा, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान ने चेक रखने की कोशिश की किसके ऊपर, कंपनी की एक्टिविटीज़ के ऊपर। और वो कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दे दिया कंपनी को, वो थे फर्रुख शेयर। और वो कौन से कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने पार्ट नहीं लिया बैटल ऑफ प्लासी में, बड़े धोखेबाज थे, ये थे मीर जाफर। सिर्फ इतना सा लालच इनको ब्रिटिशर्स ने दे दिया कि तुम्हें हम नवाब बना देंगे, तो इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया, सिराजुद्दौला को डिच कर दिया। ठीक है बात, बड़ी अजीब आदमी थे मीर जाफर। फिर वो मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद बने मीर जाफर, और मीर जाफ़र के बाद बनेंगे। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर मीर जाफ़र ही मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखो, ओहो कहाँ लिखे हैं, मीर जाफ़र। ठीक है बात, इस वाले क्वेश्चन को मीर जाफ़र ही वो थे जो कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में पार्ट नहीं लिया था। और सिराजुद्दौला के मरने के बाद, सिराजुद्दौला को उनकी पोजीशन से हटाने के बाद मीर जाफ़र को ही ब्रिटिशर्स ने नया नवाब बनाया था। मैच द कॉलम बहुत इजी है, ये लोग आप मुझे करके होमवर्क में देंगे। होमवर्क में मतलब कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
चलो अच्छा मैं बताती हूँ, देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। तो 7 का क्या हो जाएगा? एफ। बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक हुई बात। फिर ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने चलाई ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक हुई बात। क्या चलाई? ड्यूअल गवर्नमेंट। फिर रेसिडेंट कौन होते थे बेटा? ब्रिटिश ऑफिसर्स। रेसिडेंट कौन होते थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चलाई? ड्यूअल गवर्नमेंट। और लॉर्ड वेल्सले बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी 1757। अब बचा क्या? सब्सिडरी अलायंस। तो पहली बार सब्सिडरी अलायंस क्या? निज़ाम ऑफ हैदराबाद में। बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है बात। फिर से देखिए एक बार। रॉबर्ट क्लाइव ने चलाई ड्यूअल गवर्नमेंट। सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाला पहला था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। रेसिडेंट होता है ब्रिटिश ऑफिसर। लॉर्ड वेल्सले बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर हम देखेंगे पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन 1805 से 1848 तक। चलो, ये जो पीरियड था, इस टाइम में बहुत गजब का एक्सपांशन हुआ ब्रिटिश टेरिटरीज का इंडिया में, और एज वेल एज अब्रॉड। इंडिया में भी और दूसरी जगहों पर भी ब्रिटिश बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांड कर रहा था। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी क्या होता था बच्चा? जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो गवर्नर जनरल बने 1813 से 1823, 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। इसके अंतर्गत अंडर दिस जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्लेम किया कि भैया ये जो ब्रिटिश है, इनकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। इंडियन स्टेट को कभी भी ये एनेक्स कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेटन मतलब चेतावनी भी दे सकते हैं। किसके इंटरेस्ट में? कंपनी के इंटरेस्ट में। ये जो पॉलिसी थी, ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करती थी कि एक्सपांशनिस्ट इंटेंशंस हैं ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स अब रुकने वाले नहीं हैं, पूरे इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, भले ही किसी को डरा के, किसी की टेरिटरी को ज़बरदस्ती एनेक्स करके। पर रिवोल्ट हुआ किसके साथ इनका? किसके साथ? रानी चिन्नम्मा ऑफ कित्तूर। कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने आर्म्स उठा लिए कि भैया ब्रिटिशर्स इतना आसान नहीं है कि आप इंडिया में एक्सपांशन कर सको, मैं आपसे लड़ूंगी। और रानी चिन्नम्मा कित्तूर की जो थी, वो लड़ी। शोड द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी। अब हम देखेंगे अफगानिस्तान एंड सिंध। इन द 1830s में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना। रशिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया एंड अटैक इंडिया वाया अफगानिस्तान। क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान के थ्रू हो सकता है रशिया भी किसी दिन इंडिया के ऊपर अटैक कर दे, मतलब एशिया में इंडिया के ऊपर अटैक करे रशिया वाया अफगानिस्तान। तो ये बेटर है कि हम अफगानिस्तान को भी कंट्रोल में कर लें। ये जो इनसिक्योरिटी थी, इसकी वजह से हुआ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इन 1839 टू 1842। 1839 से 1842 तक हुआ एंग्लो अफगान वॉर। अंग्रेज और अफगानी लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे बेटा? क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं रशिया इंडिया पे अटैक ना कर दे। ब्रिटिश फेल टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अफगानी तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग पैदा ही लड़ने के लिए होते हैं। तो इनकी हाइट 6 फीट से अबव होती है, कलर एकदम गोरे गोरे हैं, मस्कुलिन पावर। अभी भी देखो ना, अफगानिस्तान लड़ ही रहा है। यूएसए की आर्मी भी फेल हुई है अफगानिस्तान के सामने। बहुत बड़ी बात है। यूएसए जैसी कंट्री जिसकी इतनी बड़ी आर्मी है, इतने मॉडर्न वेपन्स उनके पास, वो भी अफगान को हरा नहीं पाए। तो अफगान तो शायद मुझे ऐसा लगता है उनके ब्लड में ही लड़ना है। तो अफगान ब्रिटिशर्स के साथ जब लड़े तो ब्रिटिशर्स फेल हुए। वो डायरेक्ट कंट्रोल कभी अफगानिस्तान के ऊपर कर नहीं पाए। उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। हाउएवर दे एनेक्स्ड सिंध इन 1843। पर सिंध को एनेक्स करने में ये क्या रहे? विजयी रहे, मतलब कर पाए, पॉसिबल हो पाया इनका, सिंध को जीत पाए, पर अफगान को नहीं जीत। फिर बात आती है पंजाब की। पंजाब फ्लरिश्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह। जब महाराजा रंजीत सिंह का रूल था तो पंजाब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। मतलब
प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, पीस थी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था। उन्हें पंजाब को ब्रिटिश क्लचेस से दूर रखा अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनकी, यूरोपियन लाइंस, जैसे यूरोपियन आर्मी मिलिट्री थी वैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी भी थी। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई। इनकी डेथ के बाद केओस हुआ और ब्रिटिश ने इंटरनल मैटर्स में पंजाब के इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 2 एंग्लो सिख वॉर हुए 1845 से 1849 तक, जिसमें सिख की डिफीट हुई और पंजाब आ गया किसके पास? अंग्रेजों के पास, अंडर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स पंजाब इन 1849। फिर लोअर बर्मा 1852 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना कंट्रोल किसके ऊपर? बर्मा के ऊपर, कोस्टल म्यांमार के ऊपर, एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, कोस्टल म्यांमार, ये भी 1852 में ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश एक्सपांशन हुआ 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक रहेंगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है बात। और ये अपनी पॉलिसी लेके आएंगे जिसका नाम होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आई होप यू ऑल हैव सीन मणिकर्णिका। मुझे ऐसा लगता है सब लोगों ने मणिकर्णिका देखी होगी, जिसमें रानी ऑफ झांसी की रानी को दिखाया है। नहीं देखी है तो मुझे लगता है आप सबको देखना चाहिए मणिकर्णिका। अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें बच्चा, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। और थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसका एम भी था एनेक्स करना किसको? इंडियन स्टेट्स को। जितने भी गवर्नर जनरल आते कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते और हमारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लेते। अकॉर्डिंग टू इट, इसमें क्या था इस पॉलिसी में? एक जो डिपेंडेंट स्टेट होगा, सब्सिडरी स्टेट, वुड पास टू ब्रिटिश है। जो भी सब्सिडरी स्टेट होंगे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस बना रखे होंगे किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। अगर उनका जो रूलर होगा उसकी डेथ हो जाए, बिना कब डेथ हो जाए मतलब उसका खुद का अपना बेटा ना हो, बायोलॉजिकल सन ना हो और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है बात। द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, फीमेल भी नहीं। अगर देखो एक रूलर है, सपोज करो मैं रूलर हूँ, मेरी बेटी है, तो बेटी से कोई मतलब नहीं है, मेरा एक बेटा होना चाहिए। और बिना मेरा बेटा हुए मेरी अगर डेथ हो जाती है तो अल्टीमेटली जो किंगडम होगा वो पास ऑन हो जाएगा ब्रिटिशर्स को। इट रिफ्यूज टू रिकोगनाइज द राइट टू अडॉप्टेड सन। और ये जो अडॉप्टेड सन, पहले गोद ले लेते थे बच्चा को बच्चा, तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। आपका खुद का मेल हायर बायोलॉजिकल सन नहीं है तो आपकी जो किंगडम है वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी, क्योंकि अडॉप्टेड सन कभी भी इनहेरिट नहीं करेगा थ्रोन, ठीक है। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अडॉप्टेड सन के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा। और इस पॉलिसी के अंदर, कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, सतारा लॉर्ड डलहौजी ने एक्वायर किया विद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में इन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने। किस बात को लेके? कि भाई ये जो अवध है बड़ी टेरिटरी है, यहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रही है, आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो जो वाजिद अली शाह थे, जो रूलर थे अवध के, उनसे छीन लिया गया अवध। ही वॉज डिस्पोज, उन्हें डिस्पोज कर दिया गया। इससे अवध के लोग बहुत नाराज हो गए। इसीलिए जब 1857 का रिवोल्ट होगा ना बेटा, तो अवध के लोग बढ़ चढ़ के पार्ट लेंगे, क्योंकि वो वाजिद अली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अपने नवाब का इस तरीके से डिपोज हो जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और 1857 हम पढ़ेंगे रिवोल्ट को नेक्स्ट चैप्टर में। नाउ अपोनेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। मैसूर बहुत पावरफुल स्टेट था। इसकी लीडरशिप में हैदर अली 1761 से 1782। फिर ये उनके बेटे टीपू सुल्तान के पास आया 1782 से 1799। टीपू सुल्तान के पापा थे हैदर अली, जिन्होंने रूल किया मैसूर पे 1761 से 1782 तक। खुद टीपू सुल्तान ने रूल किया 1782 से 1799 तक। मैसूर बहुत ही प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल करता था, जो होता था मालाबार कोस्ट से।
ये यहाँ तक होता है बेटा कोंकण कोस्ट, और ये होता है मालाबार कोस्ट। ये होता है कोंकण कोस्ट और ये मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट से जितना भी ट्रेड होता था स्पाइसेस का, उसके ऊपर कंट्रोल था टीपू सुल्तान का या मैसूर का। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो सैंडलवुड का एक्सपोर्ट हो रहा था, चंदन की लकड़ी का जो एक्सपोर्ट था, पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डमम मतलब इलायची, इनको रोक दिया कि भैया मेरे किंगडम के पोर्ट से मैं एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा चंदन का, काली मिर्च का, कार्डमम का, सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। उसने लोकल मर्चेंट्स को क्या दिया कि आप कंपनी के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करें। और जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रखे थे फ्रेंच के साथ, है ना। इंडिया में उस टाइम फ्रेंच भी थे। जो आज का पौंडीचेरी आप देखते हैं, उस पौंडीचेरी के ऊपर रूल आपको इंडियन मैप में 4 जगह पौंडीचेरी दिखाई देगा, माहे, कराईकल, यनाम और वन मोर इज़ देयर, यनाम, कराईकल, माहे और पौंडीचेरी। ये चारों जगह पे था फ्रेंच, तो है ना, उससे भी थोड़ा ज़्यादा एरिया था फ्रेंच के बाद में ब्रिटिश पूरे के पूरे फ्रेंच एम्पायर को लिमिट करके रख दिया। तो टीपू सुल्तान के बहुत बढ़िया रिलेशन थे फ्रेंच के साथ। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर रखा था, किसकी हेल्प से, फ्रेंच की हेल्प से। जो ब्रिटिश थे एंड द डेक्कन स्टेट परसीव्ड आइदर टीपू एज अ थ्रेट। जो ब्रिटिश एम्पायर थे वो तो समझते थे, क्योंकि जो टीपू सुल्तान थे उनकी फ्रेंडशिप थी भैया किसके साथ, फ्रेंच के साथ। तो ब्रिटिश को तो टीपू सुल्तान से डर लगता ही था। साथ में जो डेक्कन स्टेट थी वो भी टीपू सुल्तान को, हैदर अली को पसंद नहीं कर सकते थे। इसीलिए हुए एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1799 तक। 1767 से 1799 तक हुए एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक हुई बात। चलो, पहला दुश्मन मैसूर, दूसरा मराठा। जो मराठास थे वो डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, जहां पर मराठास को हरा चुके थे अहमद शाह अब्दाली। दे बिकम वीक आफ्टर द डिफीट। मराठास वीक हो गए। डिफरेंट सीट्स ऑफ मराठा पावर एमर्ज्ड अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज। और अब डिफरेंट मराठा पावर एमर्ज होने लगी, जैसे गायकवाड़, होलकर्स, होयसाल, भोंसले, सिंधियाज। दे वर हेल्ड टुगेदर इन कन्फेडरेसी अंडर पेशवा। और पेशवा कन्फेडरेसी के अंदर ये सब साथ में काम करते थे, मतलब साथ में थे। प्रिंसिपल मिनिस्टर पेशवा हु वॉज बेस्ड इन पूना। पेशवा कहाँ से काम करते थे, पुणे से काम करते थे, पहले से पूना पुणे। आफ्टर 77 जो पावर स्ट्रगल हुआ मराठा चीफ के बीच, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पावर स्ट्रगल मराठास के बीच में इंटेंसिफाई हो गया, बढ़ गया। इसका एडवांटेज लेते हुए इस डिसयूनिटी का एडवांटेज लेते हुए ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया इंटरनल मैटर्स में, किसके, मराठास के। फिर 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए 1775 से 1880 तक। जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो 1775 से 1782 तक चला। इशू ऑफ सक्सेशन ऑफ थ्रोन ऑफ पेशवा की, नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा, इस वजह से, इसके लिए जो क्लैश हुआ उसमें माधवराव टू सपोर्टेड द मराठा चीफ अंडर द लीडर ऑफ नाना फडणवीस एक साइड में, और दूसरे साइड में थे रघुनाथ राव वर्सेस माधवराव टू, जिनको सपोर्ट कर रहे थे नाना फडणवीस। रघुनाथ राव को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश। द यूनाइटेड मराठा चीफ डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस। अब देखो मेरी बात सुनो, किस किस के बीच में हो रही है लड़ाई। एक साइड में माधवराव टू हैं जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं मराठा चीफ अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस, और दूसरे साइड में रघुनाथ राव को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, पर जो यूनाइटेड मराठास थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट किया। पर फिर भी ब्रिटिश थे, इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया अहमदाबाद को, ग्वालियर को। 1782 में पीस वॉज कंक्लूडेड बाय ट्रीटी ऑफ सालबाई, और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई 1782 में, और पीस एस्टेब्लिश हुई। ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड माधवराव टू एज द पेशवा, और खुद ब्रिटिशर्स ने माधवराव टू को पेशवा मान लिया। पहला एंग्लो मराठा वॉर हो गया ट्रीटी ऑफ सालबाई से शांत। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से 1805 तक। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश थे अंडर लॉर्ड वेल्सले, उन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की सब्सिडरी अलायंस सिंधियाज और भोंसले के ऊपर।
भोंसलेज और सिंधियास के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने। किस गवर्नर के अंडर में? लॉर्ड वेल्सले के अंडर में। पर ये लोग माने नहीं और फिर हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। कब से कब तक? 1803 से 1804। लॉर्ड वेल्सले ने कोशिश की कि चलो इससे भी सब्सिडरी अलायंस बना लेते हैं सिंधियास से और भोंसले से, पर ये रेडी ही नहीं हुए। इन्होंने रेसिस्ट किया, किसने? सिंधियास ने और भोंसले ने, और वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश के ऊपर। पर इस बार हार हुई मराठास की। फिर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया एज वेल एज गिव अ वे पार्ट टू टेरिटरीज ऑफ अहमदनगर एंड भरूच। भरूच और अहमदनगर का कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स के पास चला गया और सिंधियाज ने और भोंसलेज ने एक्सेप्ट कर ली सब्सिडरी अलायंस। अब हारे थे तो एक्सेप्ट करना ही था। ब्रिटिश ऑल्सो अटैक होलकर्स। ब्रिटिशर्स ने फिर होलकर्स पे अटैक किया। होलकर्स उस टाइम इंदौर में रूल कर रहे थे, बट द वॉर डिड नॉट लीड टू डिसिसिव रिजल्ट। पर कोई डिसिसिव रिजल्ट नहीं आया, ना ब्रिटिशर्स जीते ना होलकर्स जीते। एज लॉर्ड वेल्सले वॉज कॉल्ड बैक टू इंग्लैंड एंड पीस वॉज कंक्लूडेड विद द होलकर्स। लॉर्ड वेल्सले को इसके बाद इंग्लैंड बुला लिया गया और फिर पीस आ गया। पीस कंक्लूड हुआ होलकर्स के साथ। बेटा अब ये पढ़ाने के पहले मुझे पढ़ाना था ये जो मैंने पढ़ाया नहीं, पहले मैं ये पढ़ा दूँ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब हुए, हैदर अली ने डिफीट किया किसको? ब्रिटिश। फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई 1769 में। इस ट्रीटी के थ्रू दोनों साइड ने एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की इन केस ऑफ एन अटैक बाय थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी अटैक करेगी तो ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसको मैंने मैसूर ही पढ़ा था ना, मराठा तो नहीं पढ़ दिया था। अगर मराठा पढ़ा था तो देख लेना, मैसूर है बेटा। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ये 1770 में हुआ। जो मराठा थे उन्होंने मैसूर पे अटैक किया। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि कोई अगर थर्ड पार्टी अटैक करेगी तो ये हेल्प करेंगे, पर ब्रिटिशर्स ने हेल्प की ही नहीं हैदर अली की। हैदर अली died in 1782 while fighting the English forces in चित्तूर। बड़े सन टीपू सुल्तान continued the war। हैदर अली की डेथ होती है 1782 में, पर इनके जो बेटे होते हैं वो लड़ते रहते हैं, वॉर को कंटिन्यू करते हैं। जो एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड था वो एंड होता है 1784 में विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इट वॉज रिजल्ट ऑफ टीपूज अटैम्प्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड ऑन मालाबार कोस्ट। अब देखो टीपू सुल्तान ने बोला कि मैं ब्रिटिश का ट्रेड नहीं होने दूंगा, ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड मालाबार कोस्ट से, तो इस वजह से इनिशिएट हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जो ब्रिटिश थे उनको लीड कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको सपोर्ट किया निज़ाम ने और मराठाज ने, और टीपू को हरा दिया। अपनों ने ही अपनों को लूटा, गैरों में क्या गम था, यही वाली बात यहाँ पर साबित हुई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस शायद हो सकता है टीपू को नहीं हरा पाते, पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास दोनों ने सपोर्ट कर दिया कॉर्नवालिस का और टीपू हारे। इट हैड टू पे अ ह्यूज फाइन एंड पार्ट ऑफ हिज किंगडम वाज एनेक्स्ड। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा फाइन देना पड़ा और उनकी किंगडम भी एनेक्स कर ली गई। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सले, उन्होंने टीपू सुल्तान को कहा कि सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की डेथ होती है 1799 में। और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद उनकी किंगडम पे रूल चला लेते हैं, उनकी किंगडम को एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। बेटा जब देखो मैंने वो टेबल छोड़ दिया था है ना, इसलिए मैं वहाँ पर पहुँच गई। अब हम कंटिन्यू करेंगे इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 से 1818 तक, तो पेशवा बाजीराव ने ट्राई किया कि वो यूनाइट कर ले मराठा चीफ्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि जब ये यूनाइटेड थे तब ये ब्रिटिश को हरा पा रहे थे, अब नहीं हरा पा रहे। हाउएवर मराठा फोर्सेस लॉस्ट, पर फिर भी मराठा फोर्सेस हार गई। जो ऑफिस था पेशवा का उसे एबोलिश कर दिया गया। बाजी राव टू वॉज डिपोज्ड एंड पेंशन ऑफ टू बिथूर नियर कानपुर।
ठीक है। बाजीराव पेशवा बाजीराव टू को डिपोज कर दिया गया, पेशवा की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, उनके ऑफिस को एबलिश कर दिया गया और इन्हें पेंशन दी जाने लगी बिथूर में, नियर कानपुर के पास था बिथूर। इनकी जितनी भी किंगडम थी, जितनी भी टेरिटरीज थी, पूरी सारे मराठा चीफ की एनेक्स कर ली गई ब्रिटिश द्वारा और उन्हें अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी आर्मी को मेंटेन करें। कंक्लूजन की अगर हम बात करें बेटा, मिडिल 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बने। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश बिकम वेरी पावरफुल इन इंडिया। दे कनकर्ड, उन्होंने किस किस को जीता? पूरी कंट्री को। Thus the phase of economic exploitation of India begin। और फिर इसके बाद जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिशर्स ने, वाह 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 वाह, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी सक्सेस में। ये सक्सेसफुल हुए क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एम्प्लॉय किया और हम इंडियन बेवकूफ़ छोटी छोटी टेरिटरीज़ के लिए नवाब बनने के लिए अपने ही लोगों के साथ धोखा कर गए। जो इंडियंस थे वो यूनाइटेड नहीं थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। फॉरेन एनिमी के अगेंस्ट में तो हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, तब भी हम यूनाइटेड नहीं रहे। ब्रिटिश वर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर फ्रॉम इंडिया, और ब्रिटिशर्स हमसे टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर थे। नन ऑफ द इंडियन रूलर हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी, किसी भी इंडियन रूलर के पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी, पर ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत ही भयंकर स्ट्रॉन्ग नेवी थी और इन्हें किंग ऑफ सीज भी कहा जाता है। ठीक हुई बात। हम लोग को एक रिवीजन भी कर ही लेते हैं। न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी को लेके आए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। पंजाब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था महाराजा रंजीत सिंह के रीन में। फिर मैसूर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट बना अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। फिर टीपू सुल्तान के पापा थे हैदर अली, हाँ ध्यान रखना। मराठा वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.